नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 तरह की सूचनाएं एक साथ आपके सामने हैं। पहली सूचना, समाजवादी पार्टी ने आज अपने कई और सदस्यों का नाम जारी कर दिया। लगभग 11-12 और लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए। होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। और दूसरी खबर उसी उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की भी है। और उसी उत्तर प्रदेश में एक तीसरी सूचना और तेजी से लोगों के सामने आ रही है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी से कुछ नेता नाराज हैं। एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला राज्यसभा सीट में। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो इस बात से नाराज हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी दरकार उन्हें है। और सुनने में आ रहा है कि वो 22 फरवरी को दिल्ली में अपनी एक अलग पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन तीनों पहलुओं पर बात करेंगे और इस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नाम का कुछ बचा नहीं क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान पत्रकारों के सवाल पर आया कि हमने कई बार नाम दिया कांग्रेस पार्टी को, कई बार कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम हमें सौंपा, लेकिन अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो सका है। और अगर सीट बंटवारा नहीं होगा तो अमेठी या रायबरेली में उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर भी हम पुनर्विचार करेंगे। और इससे दूसरी तरफ पहले 16 कैंडिडेटों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी थी और आज मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से ऊषा वर्मा, मिश्रिक से राजपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर के चौधरी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह, इनका नाम उन्होंने अपनी सपा प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया। यानी 11 कैंडिडेट की सूची आज आ गई, 16 कैंडिडेट की सूची पहले आ गई थी। और इसको लेकर के ये बात आगे बढ़ रही है कि क्या इंडिया गठबंधन के लिहाज से सपा और कांग्रेस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। एक और घटना हुई उत्तर प्रदेश के सियासत में, वो अंदर से खबर ये आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी कुछ चालाकी कर रही है। जैसे पल्लवी पटेल एक तरफ सपा प्रमुख से नाराज है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हो गई। एक तरफ सलीम शेरवानी नाराज हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह भी इशारे में लोग कह रहे हैं शायद कि वो बसपा से भी गठबंधन करने की लगातार कोशिश कर रही थी और इसलिए बसपा से गठबंधन करने की कोशिश के चलते आज बसपा प्रमुख मायावती जी का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा है कि हम गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन पार्टियों का बिना बहुजन समाज पार्टी के दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए बार बार मीडिया में इस तरह की झूठी खबरें फैला दे रहे हैं कि बसपा गठबंधन करेगी, बसपा ये करेगी, बसपा वो करेगी। लेकिन असल में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। इसकी घोषणा फिर से बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी ने कर दी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम घमासान मचा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। जैसे पहली बात ये विश्लेषण करें कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जो लोग नाराज हैं,
वह नाराजगी केवल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, वह नाराजगी बहुजन समाज पार्टी के साथ भी है कि उनके कई सांसद हैं जिनको लगता है कि टिकट विकट का कुछ दिक्कत हो रही है, छोड़ दिए। जैसे अफजाल अंसारी बसपा से सांसद थे, अब देखिए सपा ने उन्हें गाजीपुर से टिकट दे दिया। ऐसे कई और सांसद हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं और वो इस परेशानी और इस बेचैनी में अलग थलग पड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कई पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़ करके कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कई तरह के लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं और उधर जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और इस चिंता के विषय के तहत एक बात लोगों के सामने आती है, जो बात खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी प्रतिक्रिया के समय बयां कर दी। जैसे उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोग आते हैं, लाभ लेते हैं और चले जाते हैं और किसी के मन में घुसकर उनके मन की बात जान पाना, टटोल पाना, अभी ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं है। तो मन में क्या चल रहा है किसके, ये बात नहीं जान पाते। तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बात वही कही दी कि क्या है उनके पास, न लखनऊ में सरकार है न दिल्ली में सरकार है, वो क्या देंगे किसी को। और इस टिप्पणी के साथ उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उस नाराजगी के साथ यह बात अब लोगों के सामने एक विमर्श के रूप में आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस बात से नाराज है, पल्लवी पटेल किस बात से नाराज है। अगर मीडिया में दिए गए उनके बयानों का आप आधार बनाएंगे तो उनके बयानों से आपको यह लगेगा कि वो अखिलेश यादव जी की कार्यशैली से नाराज हैं, समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से नाराज हैं। और वो कहते हैं कि पीडीए नहीं है। राज्यसभा की 3 टिकट दिए, जिसमें से एक तो पीडीए था, पीडीए का डी दलित रामजीलाल सुमन, लेकिन 2 टिकट जो दिए गए वो अपर कास्ट को दे दिए गए, उसमें पीडीए नहीं है। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने पिछले जो 16 टिकट लोकसभा में बांटे, 16 में 12 पीडीए था और आज अभी जब समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से 11 टिकट घोषित कर दिए तो 11 में लगभग 10 पीडीए, 10 पीडीए के लोग हैं, यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक में से। तो अगर कुल 16 और 11 27 सीटों पर देख लें तो 5 केवल जो पीडीए में नहीं शामिल हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बात बहुत पुख्ता तरीके से कहते हैं कि चूंकि हम सबकी पार्टी हैं, लेकिन उनका कोर विचार पीडीए का है। अब देखिए ना, जैसे राम लोहिया जी थे, तो राम मनोहर लोहिया न पिछड़े थे, न दलित थे, न अल्पसंख्यक थे, लेकिन विचारों से वो समाजवादी थे और समाजवादी विचार को जीने के लिए काम करते हैं। मोहन सिंह समाजवादी विचारों के लिए थे। मुझे याद है कि जब संसद में बहस हो रही थी आरक्षण को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरक्षण के समर्थन में शानदार भाषण देने वाले बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ, ईश दत्त यादव जी के साथ जनेश्वर मिश्र का नाम है, जो समाजवादी विचार से थे, इसलिए वो पीडीए में शामिल है, समाजवादी अग्रणी। तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से अपने ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब भी दे रही है कि भाई आप अगर राज्यसभा सीटों पर विश्लेषण करके आरोप लगाते हैं कि उसमें पीडीए नहीं है, तो लोकसभा की टिकट देखिए, उसमें पीडीए हम दे रहे हैं। तो राजनीतिक दल कई बार सबको संतुष्ट नहीं कर पाते और खासकर तब जब वो विपक्ष में हो, लगातार उनके ऊपर सवाल उठते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को याद है आपको, जाने कितने लोग पार्टी छोड़ के चले गए। बड़े मुख्यमंत्री पद के कम से कम 5 लोग जो कांग्रेस की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो कमलनाथ हो, और कई नाम ऐसे मिलेंगे। तो जब विपक्ष में होती हैं पार्टियां तो दोनों बातें एक साथ होती हैं। देखिए इसमें विश्लेषण अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से करेंगे तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो सारी गलत चीजें कह रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने नेवला शब्द का प्रयोग करते हुए उनके ऊपर फिर ट्वीट किया है
अगर ये नेवला शब्द जैसे शब्द उन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी के लिए या आरएसएस के लिए या बीजेपी के लिए नहीं इस्तेमाल किए होंगे, तो राजनीति का एक न्यूनतम अनुशासन होना चाहिए, न्यूनतम मर्यादा होनी चाहिए। आपका अगर ये तर्क होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का नुकसान कर दिया क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम थे, तो उनकी आलोचना आप इस शब्द से करेंगे। ये उस व्यक्ति की राजनीतिक आलोचना नहीं है। राजनीतिक आलोचना ये हो सकती है कि आप 2022 में जब देखें कि सपा की सरकार बन रही है तो सपा ज्वाइन कर लिए, 2023 में आकर के उसके पहले ही आपको एमएलसी भी बनाया गया सपा की तरफ से, जबकि आप खुद अपना विधायक का चुनाव हार चुके थे। उसके बाद से लगातार आपके साथ समाजवादी पार्टी के नेता का स्टैंड रहा है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के प्रसंग पर आलोचना की, शूद्र वाले प्रसंग को, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि ये शूद्र कौन है, मुख्यमंत्री बताएं, उस चौपाई को पढ़ के सुनाएं, और अगर यही शूद्र ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आ सकते। दोनों पक्ष देखना चाहिए। और अगर कोई पार्टी आपके किसी प्रस्ताव से, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये प्रस्ताव बिल्कुल जायज है कि जाति जनगणना के मुताबिक पूरे प्रदेश में निकल करके यात्रा करनी चाहिए, ये पार्टी के भीतर का संवाद है, उस बात में उनको कोई गलत नहीं कह सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उस विचार से आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा पाएंगे। वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए, बहुजन समाज के लिए लगातार वैचारिक आवाज उठा रहे हैं। तो उनकी राजनीतिक आलोचना बेशक कर सकते हैं कि उनकी बेटी बीजेपी में शामिल है। मान लीजिए कल को भारतीय शोषित समाज पार्टी बनती है, तो उस पार्टी में वो अपनी बेटी को शामिल करते हैं या नहीं, और मान लीजिए वो अपनी बेटी को शामिल नहीं भी करते हैं, तो इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आप आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि वो बेटी की निजता है कि वो निर्णय क्या लेती है। लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक आलोचना कर सकते हैं, और वो भी उसकी भाषा की मर्यादा होगी कि राजनीतिक तौर पर, और ये हक मुझे लगता है कि टॉप लीडरशिप को, अखिलेश यादव जी को है। अखिलेश यादव जी कभी भी आप देखेंगे शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, और बड़े नेता हमेशा इस शब्दों की मर्यादा, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अखिलेश यादव जी के लिए सम्मानजनक शब्दों के साथ अपनी शिकायत दर्ज की। लेकिन ये जो बाकी नेता है, ये ऐसी भाषा, क्या इससे वोट बढ़ रहा है? क्या नेवला कहने से समाजवादी पार्टी का कितना वोट बढ़ेगा? ये एक तरह का विमर्श है, राजनीतिक विमर्श है। तो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल है अगर समाजवादी पार्टी, तो बेशक उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, और यह हक सभी नेता को है। सलीम शेरवानी को पूरा हक है कि वो कहें कि राज्यसभा में एक भी मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं है, और यह आलोचना एक जायज आलोचना, इसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। राजनीति तो ऐसे चलती है। आप यह कल्पना करें कि मुसलमानों का वोट सपा की तरफ आए, पिछड़े दलितों का वोट सपा की तरफ आए, और इसको लेकर के अगर सपा के अंदर खाने, जैसे राम गोविंद चौधरी जी ने भी तो एक चिट्ठी लिखी, और उन्होंने भी ये चिट्ठी लिखते हुए कहा कि इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए पार्टी में, कि पीडीए की बात हो रही तो पीडीए दिखना चाहिए। सपा ने आज 11 लोगों की सूची जारी कर दी, 11 में 10 पीडीए। कल्पना करके देखिए अब इसका विश्लेषण कैसे होगा। 27 लोगों की सूची में से लगभग 5 नाम केवल अपर कास्ट के आप कह सकते हैं, तो बाकी का आलोचना समग्र होगी। तो राज्यसभा टिकट बंटवारे पर आलोचना होगी, और लोकसभा टिकट बंटवारे पर तारीफ करनी पड़ेगी फिर तो, ये तो राजनीति का तकाजा कहता है। तो जहां और सार्वजनिक जीवन में अखिलेश यादव की आलोचना होती है, बहुजन समाज पार्टी की आलोचना होती है कि आज जब जरूरत थी कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी अलायंस में शामिल होकर के चुनाव लड़े, आज जब जरूरत थी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रह करके भीतर भीतर लड़ करके उसको मजबूत करना था, आप भीतर से नाराज होते कांग्रेस पार्टी से, आप उससे शिकायत करते, आप समाजवादी पार्टी से शिकायत करते, तो इसकी राजनीतिक आलोचना, राजनीतिक व्याख्या होती। लेकिन कल्पना करिए कि सब बिखर के लड़ेंगे, तो सबकी आलोचना एक शैली की होनी चाहिए। अब जैसे अखिलेश यादव जी ने यह कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन बना हुआ है तो इंडिया गठबंधन सीट बंटवारा क्यों नहीं कर रहा अब तक?
हमने कई बार कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी की, लिस्ट कांग्रेस ने हमें दी, अभी तक सीट का तालमेल नहीं बना। अगर सीट का तालमेल कल्पना करिए कि 1-2 दिन के भीतर बन जाएगा और अगर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएं 1-2 दिन, जैसे तेजस्वी यादव शामिल हुए थे, तो क्या उत्तर प्रदेश की फिजाओं का रंग बदल नहीं जाएगा? क्या सलीम शेरवानी गलत नहीं साबित हो जाएंगे? अगर एक गठबंधन बन गया, पल्लवी पटेल को किसी तरह मना लिया गया और तमाम लोग कांग्रेस और सपा के बीच एक तालमेल बन गया, तो यह तालमेल क्या मुसलमानों को ये नहीं कहेगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कम से कम एक बड़ी अम्ब्रेला बन गई? तो राजनीति में लगातार निर्णय बदलते हैं। राजनीति में राजनीति के मुताबिक विश्लेषण करना चाहिए उसका। और देखिए भाई, जिसके पास सत्ता है ना, एक अकेला सब पर भारी, असली आलोचना तो इस बात की होनी चाहिए कि वो जो अकेले 400 पार, अब की बार 400 पार कर दे रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद तो अब पूरी लहर चल रही है। अगर लहर वाकई चल रही होती तो ये सब करने की जरूरत कतई न पड़ती कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराओ और बाकी गठबंधनों को तोड़ो, नीतीश कुमार जयंत चौधरी को आपस में मिला लो। अब कल्पना करिए ना, जयंत चौधरी जी से अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछ दिया कि 7 बड़ा कि 2 बड़ा। बेशक ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 3 टिकट पर जयंत चौधरी के लिए कहा गया था कि आप उस पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी 4 के लिए सपा ने अपना कैंडिडेट दिया था। फिर भी तो 3 था, लेकिन हो सकता है कैबिनेट मंत्री यूपी में सपा नहीं दे सकती है, वो विपक्ष में है। केंद्र में विपक्ष में है तो केंद्र में मंत्री नहीं बना सकती, राज्यसभा भेजा तो है जयंत चौधरी को। तो राजनीति कितना तेजी से बदलती है और ये एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त के साथ इस बात का विश्लेषण होता है और हमेशा राजनीति में यह होता है, जब मुश्किल वक्त आता है, जहाज को लोग देखते हैं कि डूब रहा है, तो सबसे पहले कमजोर लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। ये एक, मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हर पार्टी के साथ होता है। जब वो विपक्ष में होती है, जब वो कमजोर होती है, जब, और कई बार दोनों पक्ष होते हैं, एक तो उसका विपक्ष में होना, कमजोर होना, और दूसरी तरफ हो सकता है उसके नेता की कई गलती हो, या उसके नेता से आप उस तरह संतुष्ट नहीं हो कि जिस तरह से लड़ना चाहिए और नहीं लड़ते हुए दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो सड़क पर उतरे हुए हैं, फिर उनका मुख्यमंत्री क्यों छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? अब क्या इसका जवाब देंगे आप? राहुल गांधी लगातार सड़क पर है। समाजवादी पार्टी की आप आलोचना करेंगे, समाजवादी पार्टी के पीडीए समाजवादी पखवाड़ा लगातार गांव-गांव मनाया गया, बूथ बूथ पर मैनेजमेंट हुआ, टिकट बंटवारे में 27 में से 22 पीडीए आ गया। अब आप क्या करेंगे? इस तरह से राजनीति में कई चीजें पर्दे के पीछे भी होती हैं। कौन अपने टिकट न पाने से नाराज हो रहा है, कौन कहां, और इसका हक पूरा है, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग पार्टी बना रहे तो उनको पूरा हक है। पिछले दिनों वो 22 में बीजेपी छोड़कर आए थे और 5 साल जब बीजेपी में रहे तो कुछ नहीं बोले। ये राजनीतिक आलोचना है स्वामी प्रसाद मौर्य की। लेकिन नेवला का शब्द ये समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ाने की आलोचना नहीं है। ये राजनीतिक आलोचना होनी चाहिए किसी की। और राजनीतिक आलोचना में, जैसे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, क्या यह गठबंधन का एक तरीका, एक कोना यह नहीं बनता कि चंद्रशेखर आजाद को शामिल किया जाए गठबंधन में और दोनों तरफ से यह तालमेल बने? तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गहरा सघन राजनीतिक विमर्श और द्वंद्व चल रहा है। कोई कह रहा है कि पल्लवी पटेल जी की तरफ से भी कोई राज्यसभा या एमएलसी की सीट मांगी जा रही थी, कोई कह रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ चाह रहे थे। तो बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे भी चल रही होती हैं, पर्दे के सामने भी बहुत सारी चीजें चल रही होती, और राजनीति में ये होता रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सत्ता द्वारा भेजी जा रही लालच मलाई की। तो अब आप इस मलाई से जो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, जैसे कल्पना करिए आप, जयंत चौधरी कल तक तो पीडीए थे और आज जयंत चौधरी कहां है? अब आप क्या करेंगे? ये विश्लेषण इस तरह से होगा। केंद्र में मुझे लगता है कि मूल तत्व तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो कल तक कह रहे थे कि वो अकेले सब पर भारी हैं, वो अकेले सब पर भारी नहीं है। वो गठबंधनों को तोड़वा रहे हैं, वो कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी तरफ बुला रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब तरफ से माइंड गेम करके, विपक्ष को कमजोर करके अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक बनाया जाए।
इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति किस करवट बैठती है। अभी बीएसपी का टिकट बंटवारा होगा। मान लीजिए गठबंधन की तरफ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो, कोई पीडीए का कैंडिडेट हो और वहीं बीएसपी का भी पीडीए का कैंडिडेट हो जाए, तो कौन किसकी मदद कर रहा है, फिर आप क्या बोलेंगे? इसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश आज देश के केंद्रीय राजनीतिक अड्डा बन चुका है और देखना दिलचस्प होगा कि ये किस करवट बैठता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।